समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। टू स्मार्ट इंजीनियर बाबू, दिस इज योर बॉय ऋषभ एंड इस वीडियो में हम लोग एक और कोर कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो दैट इज बेसिकली नॉट अ कंसेप्ट, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट 1 फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं ना। तो इस फुल एक्सप्लेनेशन में बेसिकली हम लोगों के पास इंट्रोडक्शन होगा एंड ऑल, मतलब काफी सारी चीजें होंगी जो भी इस यूनिट से रिलेट होंगी, मतलब बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग का जो भी इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो वो इस यूनिट से स्टार्ट होगा। तो ये यूनिट पढ़ना आपके लिए उतना ही जरूरी है ना जितना घर के लिए नींव होती है, क्योंकि इफ आपको कोई बेसिक्स किसी चीज के नहीं पता होंगे तो आप उसको एडवांस लेवल तक पढ़ ही नहीं सकते हो, राइट। तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक द वीडियो एंड आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके एंड ऑल्सो हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सकें टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। एंड ऑल्सो इफ आपका कोई भी डाउट रह जाता है, आप कुछ और भी हम लोगों से कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहते हो, देन प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग को क्या क्या नॉलेज दे रहा है। ऑल्दो हम लोगों ने इसमें एकेटी यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस फॉलो किया, बट फिर भी मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। आप इसी टॉपिक वाइज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको एक रिलेटेबल रेफरेंस मिल जाएगा ना, कि दो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जरूर से रिलेट करेगा ताकि आपको इजीनेस हो अंडरस्टैंड करने में, राइट। तो पहला टॉपिक है, टॉपिक 1 इज पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। कि सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं ना प्रोग्रामिंग क्या होती है, या पाइथन प्रोग्रामिंग पे डायरेक्ट जंप करने से पहले हम लोग ना प्रोग्रामिंग जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे समझिए आप हो या मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, बढ़िया सा, और ये आप हो। तो अब समझो आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करने के लिए एक मीडियम है, क्या मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए, अपने पास हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, राइट। तो हिंदी इज आवर मीडियम। तो हिंदी क्या हम लोगों की लैंग्वेज है। सिमिलर वे में जब हम लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं ना, जब कोई इंसान कोई बंदा कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो वो एक लैंग्वेज यूज करता है, या कंप्यूटर को कोई काम करवाना चाहता है तो एक लैंग्वेज यूज करता है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो अब पाइथन क्या, पाइथन उसी में से एक टाइप हो गया, जैसे आपने सुना हो कभी सी प्लस प्लस जावा, है ना। वैसे ही पाइथन एक टाइप हो गया कि ये एक पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज है, ठीक। हर एक लैंग्वेज का अलग अलग सिंटेक्स होता है, अलग अलग सिमेंटिक्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब पाइथन इस टाइम सबसे ज्यादा वर्क में ली जाने वाली लैंग्वेज है। जैसे आप एआई के बारे में सुन रहे होगे, तो एआई में सबसे ज्यादा जिस लैंग्वेज का यूज हो रहा है ना, वो पाइथन और एमएल का ही हो रहा है, राइट। तो इसलिए आप पाइथन और थोड़ा इसलिए कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज पाइथन थोड़ा इजी होती है कंपेरेटिवली दूसरी लैंग्वेजेस से, राइट। तो ये इसलिए आप और कंसिडर कर सकते हो पाइथन को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। तो अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग होता है बेसिकली टू मेक कंप्यूटर एग्जीक्यूट सम टास्क, ठीक है। ये कंप्यूटर को कोई भी टास्क आपको एग्जीक्यूट करवाना है, कोई भी काम करवाना है, तो उसको आप कोई चीज बता रहे हो ना, तो वही प्रोग्रामिंग है। कि आपको उसको किसी सिंटेक्स में, किसी इंग्लिश, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटेक्स में बताओगे ना, लिख के कोड करके, तो वही प्रोग्रामिंग होती है, राइट। तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन इज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की साइकिल क्या होती है, सो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स विच हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग को हेल्प करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। सो पाइथन्स प्रोग्रामिंग साइकिल इज शॉर्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइकिल। जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरी लैंग्वेज साइकिल से या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन थोड़ी सी इजी होती है, राइट। तो अब ये जो दूसरी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनकी साइकिल्स भी, मतलब उनका वर्किंग स्टाइल भी, या वर्किंग आप बोल सकते हो मॉडल भी थोड़ा सा टफ होता है कंपेरेटिवली टू पाइथन, राइट। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग साइकिल जो है वो शॉर्टर होती है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, ओके। इन पाइथन देयर आर नो कम एक्चुअली यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए,
देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, राइट। पाइथन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। Then Python program simply imports modules at runtime and use the object they contain. Because of this, Python program run immediately after changes are made. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? Python program simply imports module at runtime. कि जो भी मॉड्यूल्स आप उस कोई एक पर्टिकुलर कोड में बुला रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो पाइथन क्या करता है, उनको रन टाइम पे इम्पोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद ही प्रोग्राम तुरंत से स्टार्ट हो जाता है चलना। मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जब एक कोई भी कोड है ना, उसको चलाना है आपको, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कोड, पीस ऑफ कोड है, उसको चलाना है, तो उसमें जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो, वो सारे कंपाइल टाइम में आते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट पाइथन में क्या होता है बेसिकली, पाइथन में जो भी सारे मॉड्यूल्स आप उसमें बुला रहे हो, या जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, वो सारे रन टाइम पे आते हैं और तुरंत ही वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, पाइथन थोड़ी सी ईजी कंसीडर कर ली जाती है, ठीक है। इसकी वर्किंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। देन उसके बाद क्या है हम लोगों के पास, अब ये एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या है, ये साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल की, ठीक है। और ये साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल वाइल विथ मॉड्यूल रीलोडिंग। जब मॉड्यूल को रीलोड कर रहे हैं हम लोग, और मॉड्यूल को रीलोड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोगों ने जो भी एक कोड बनाया है, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में। उसके बाद टेस्ट द बिहेवियर, जो पाइथन है वो क्या करता है, उसका बिहेवियर टेस्ट करता है। मतलब उसमें सिंटेक्स एरर नहीं है या सिमेंटिक एरर तो नहीं है, ठीक। देन उसके बाद अगर कोई ऐसी एरर वगैरह आती है, तो वो क्या करता है, कोड को स्टॉप कर देता है, ओके। और जब कोड को स्टॉप कर देगा, तो उसके बाद आप एडिट करो, कोड को एडिट करने के बाद फिर से स्टार्ट करो इन केस। फिर उसके बाद वो पाइथन का जो भी प्रोग्रामिंग मैनेजर है, पाइथन मैनेजर है, वो उसको टेस्ट करेगा। अगर उसमें फिर एरर नहीं आती है, ठीक है, उसमें एरर नहीं आती तो उसकी रनिंग होगी, अदरवाइज एप्लीकेशन फिर से स्टॉप हो जाएगी। अब पाइथन में जैसे ये मॉड्यूल रीलोडिंग, मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल रीलोडिंग से क्या मतलब है, कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन को आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, अब बिहेवियर का टेस्ट हुआ, उसके बाद इन केस कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई जिससे एप्लीकेशन क्या हो गई, स्टॉप हो गई, तो अब क्या करेंगे, आप एडिट करेंगे प्रोग्राम को। तो एडिट करने के बाद डायरेक्ट फिर वो टेस्ट हो जाएगा, आपको बार बार स्टार्ट करने की नीड नहीं है। इससे क्या हो रहा है, कोड इफिशियंट हो गया, प्रोग्रामर को सरदर्द नहीं मिल रहा है। इन केस फिर से कोई एरर आएगी, तो फिर से वो ऐसे ही एक लूप बन जाएगा ना, एक मतलब सर्कल बन जाएगा कि कोई एरर आती जा रही है, मैं ऊपर जाकर चेक करता जा रहा हूँ, मुझे बार बार इसको स्टार्ट करने की नीड नहीं पड़ रही है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही बेसिक जैसे नॉर्मल एक साइकिल का क्या मतलब होता है, साइकिल का मतलब होता है ना चक्कर, तो वही है कि पाइथन का कोड कैसे चक्कर में चलता है। दिस इज ऑल अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल, ओके। देन अब क्या है, सिंस पाइथन इज इंटरप्रेटेड देयर इज अ रैपिड टर्न अराउंड आफ्टर प्रोग्राम चेंजेस, एंड बिकॉज पाइथन इज पार्सर, Python's parser is embedded in Python-based system. It is easy to modify programs at runtime. ठीक है, इसका मतलब क्या है, Python इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप समझो कि आपके पास दो पीस ऑफ कोड है, ठीक है, एक कोड के पेपर आपके पास, ये एक कोड का पेपर, एक ये आपके पास। अब क्या करते हो, एक बंदा है ना, दो बंदे हैं, एक बंदा क्या करता है, एक मतलब पहले तुम लोग बेसिक जान लेते हैं, एक पेपर में एक, इन दोनों पेपर में एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इंग्लिश का, राइट। अब दो बंदे हैं, एक बंदे को पहला पेपर दिया, एक बंदे को दूसरा पेपर दिया। पहला बंदा जो है ना, वो पहला बंदा क्या करता है कि उस वाले पेपर को पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ता है, देन उसका हम लोग उसका वो मीनिंग निकालता है। अब दूसरा बंदा क्या करता है, दूसरा बंदा एक लाइन पढ़ता है, फिर उसका मीनिंग निकालता है, दूसरी लाइन पढ़ता है, फिर उसका मीनिंग निकालता है, तीसरी लाइन पढ़ता है, फिर उसका मीनिंग निकालता है। तो ये जो पहला वाला बंदा था ना, ये जो पूरा पढ़ के उसका मीनिंग निकाल रहा था, दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि पहले उस पूरे कोड को अपने अंदर डालता है, सारी एरर्स चेक करता है, एरर्स आती हैं, सारी एरर्स एक साथ दे देता है, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। बट पाइथन क्या करता है, पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है ना, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है कि एक लाइन कोड को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, एक दूसरी लाइन कोड को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरी लाइन के कोड को रीड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो ऐसे करने से क्या होता है, कुछ इसके प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो बेसिकली पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिसमें क्या होता है, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ओके। इतना आपको याद रखने की नीड है, दैट इज इनफ। सो देयर इज अ रैपिड टर्न, हाँ, तो इसमें क्या है, ये बेसिकली यही जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की ना, कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम में चेंजेस आप मेड कर रहे हो ना, तो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके पास क्या है, मॉड्यूल रीलोडिंग का ऑप्शन है पाइथन में, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। अब हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग पढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, ठीक है, दैट इज आईडीई। तो आईडीई क्या होता है? अब आईडीई के बारे में आप लोग वैसे जानते तो नहीं होंगे, बट अगर आपने कोई कोडिंग की होगी कहीं पे थोड़ी भी, तो आपको पता होगा कि आईडीई क्या होता है। सो आईडीई बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे मैं बताऊं आपको कि दो वे होते हैं कोड लिखने के। कोई भी आप कोडिंग कर रहे हो तो उसके दो वे हैं। एक वे तो है आपके पास कि आप जैसे नोटपैड पे कर लो। नोटपैड इज अ टूल जहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपना। तो आप या तो नोटपैड पे कर लो। नोटपैड के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? आप उस नोटपैड के अलावा आपके पास वीएस कोड का ऑप्शन है, ठीक है। वीएस कोड के अलावा आपके पास इंटेलिजे का ऑप्शन है। ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, जो टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग कोडिंग करते हैं, तो यही होते हैं आईडीई। ठीक, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं होता कि कंपाइल ना वो वाला कोड भी हो जाएगा जो नोटपैड पे लिखा है, और कंपाइल ये वाला कोड भी होगा। दैट मीन इंटरप्रेट वो वाला कोड भी हो जाएगा, इंटरप्रेट ये वाला कोड भी हो जाएगा, दोनों कोड चल जाएंगे। ऐसा कोई गलत नहीं हो जाएगा। बट क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करते हैं आपकी कोडिंग में। कैसे हेल्प करते हैं हम लोग जान लेते हैं ना। इट इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प्स प्रोग्रामर फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होता है क्या, आईडीई। आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर को हेल्प करता है डेवलपमेंट और टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की करने में, ठीक है। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में आईडीई प्रोग्रामर को हेल्प करता है। IDE was invented to make programming faster and efficient by diminishing the code and typing errors. ठीक है। तो क्या है, आईडी किस लिए बनाया गया था? आईडी इसलिए बनाया गया था कि प्रोग्रामर इजीली और इफिशिएंट वे में, मतलब फास्ट वे में, इफिशिएंट वे में जो भी कोडिंग एरर्स हैं, सिंटैक्टिक एरर या सिमेंटिक एरर। अब सिंटैक्टिक सिमेंटिक क्या होता है? सिंटैक्टिक का मतलब होता है जैसे टाइपिंग एरर, सिमेंटिक का मतलब होता है लॉजिकल एरर्स, ठीक है। कि आपको 2+2 करना था तो आपने 2x2 कर दिया, तो ये लॉजिकल एरर है। तो रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है कि अलग ही आएगा, है ना। जैसे 2+2 और 2 × 2 के केस में नहीं आएगा। दो थोड़ा सा अपना अजीब आदमी होता है, समझो आप। जैसे आप 3+3 करते हो, 3 × 3 कर दोगे तो अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा ना सर। सो दैट इज लॉजिकल एरर। तो आईडीई इसलिए बनाए गए थे ताकि प्रोग्रामर को इजीली पता चल पाए या फास्ट वे में पता चल पाए कि हाँ मैंने क्या एरर की है। अब आईडीई में क्या होता है ना कि कोई भी एरर आती है तो उस लाइन के आगे कैसे रेड ऐसे करके, ऐसे जैसे ये है, सपोज कीजिए इस वाली लाइन में एरर आ रही है, ठीक है। तो ऐसे उसकी इस लाइन में यहाँ पे ऐसे करके हाईलाइट हो जाएगा रेड, ऐसा कि हाँ भाई इस लाइन में आपकी एरर आ रही है। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है, कि आईडी का अभी तक क्या रोल रहा है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए, आईडी वाज इन्वेंटेड टू मेक प्रोग्रामिंग फास्टर एंड एफिशिएंट, ये मैंने बता दिया आपको। देन सम पाइथन आईडीज आर, कुछ पाइथन ही कुछ आईडीज हैं। सबसे पहली आईडी है पाईचार्म। पाईचार्म इज आईडी जो पाइथन में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। फिर उसके बाद है स्पाइडर, स्पाइडर के बाद है पाईडेव, उसके बाद है आइडल, फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड। सो इस वीडियो में ना हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर ऑल्दो बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, बट इफ यू वांट तो हम लोग वो भी ला सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा। बट इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कितने ही कोड लिखने को दे देगा, 2 कोड 3 कोड। जो एग्जाम में पूछते हैं ना थ्योरेटिकल नॉलेज, तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली टाइम्स क्या होता है ना, इंटरव्यूज में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईडी क्या होता है, पाइथन की लाइफ साइकिल क्या होती है, या पाइथन की वर्किंग या प्रोग्रामिंग साइकिल क्या होती है ना, तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कोड करके तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ अभी, बट इफ यू वांट देन हम लोग आगे उसके बारे में और डिस्कस करेंगे आपस में, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने 5 आपके लिए वो डाल दिए, पाईचार्म, स्पाइडर, पाईडेव, आइडल और विजुअल स्टूडियो कोड। ये 5 आईडी हैं जो पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं, ओके। इफ यू वांट देन आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में कभी पाइथन में प्रोग्रामिंग करने वाले हो ना, तो आप इनसे गो थ्रू एक बार होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज इंटरेक्शन विद पाइथन प्रोग्राम। कि पाइथन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, कि मतलब कोई भी आपने पाइथन प्रोग्राम बनाया है तो उसके कैसे रन करता है वो, और उसके साथ मतलब बेसिकली एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक। अब क्या होता है, एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ट शो कर रहा है कि पाइथन प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे उसका इंटरेक्शन होता है आपस में। तो इंटरप्रेटर टेक्स टेक्स्ट कमांड्स एंड रन्स देम एज वी एंटर टेक्स्ट। तो अब क्या है, इंटरप्रेटर क्या था, पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो इंटरप्रेटर है, इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो इंटरप्रेटर है वो अपना कोड ले रहा है, जो भी हम लोगों ने कोड लिखा है टेक्स्ट के फॉर्म में, उस कोड को ले रहा है, ठीक है, इनपुट कर रहा है, ठीक।
देन उसके बाद अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले स्टेप में यहाँ पे अब देख रहे होगे एक छोटी सी विंडो बन के आ रही है, ठीक है। इस वाली विंडो में कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपीयर कर रही है। अब इस कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ये देखिए ऐसे 3 डॉट बन के आ रहे हैं। इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिएगा आप यहाँ पे 3 डॉट बन के आ रहे हैं, राइट। तो ये 3 डॉट यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोड का आउटपुट या इनपुट आएगा, और ऊपर यहाँ पे पाइथन का वर्जन वगैरह दिखा रहा है, पाइथन का वर्जन है, और ये आपके कुछ कॉपीराइट से रिलेटेड डिटेल्स हैं। देन उसके बाद ये टाइमिंग, डेट एंड टाइम है, राइट। तो बेसिकली ये छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, नाउ एंटर सम कोड फॉर पाइथन टू रन। अब जो भी मैंने कोड लिखा हुआ था ना हम लोगों ने, वो कोड हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। अगर आप कोई भी आईडी यूज कर रहे हो तो वो आईडी अपने आप कर लेता है, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहीं पे हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा। उस कोड को लिखने के बाद में क्या होगा, हम लोग उस कोड को लिखेंगे। देन तो उस कोड को लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग उसको रन करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे ना, तो उसके बाद यहाँ ऐसे ही करके एक आउटपुट आ जाएगा, ठीक। जैसे मैंने हम लोगों ने ये लिखा प्रिंट हेलो वर्ड, ये बेसिकली एक सिंटेक्स ऑफ पाइथन है, ठीक है। कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐसे करके लिखनी है हेलो एंड वर्ड, ठीक है, इस फॉर्मेट में, इसके अंदर कर, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो जो भी आप इसके अंदर लिखते हो वो प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा हम लोग को, हेलो वर्ड। अब इस आउटपुट के बाद यहाँ से स्क्रीन फिर इस कमांड वाली प्रॉम्प्ट में चली जाएगी और यहाँ पे आउटपुट अपना दिख जाएगा। ओके, तो बेसिकली यही था इंटरेक्शन विद पाइथन प्रोग्राम, कि पाइथन के प्रोग्राम साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। देन हम लोग अपनी फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पाइथन, हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड, द टूल्स दैट हेल्प टू फाइंड बग्स और परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस एंड पाइथन डेकोरेटर्स। कि बेसिकली हम लोग पढ़ने लगे पाइथन क्या है, पाइथन कैसे इंटरप्रेट होती है, और कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम लोग पाइथन में बग्स फाइंड कर सकते हैं, और बेसिकली स्टैटिक एनालिसिस, और मतलब बेसिकली एनालिसिस और डीबगिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या है ना कि हम लोग पहले सबसे पहले पाइथन के बारे में जान लेते हैं कि पाइथन क्या होती है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कि पाइथन एक हाई लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, सो दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। जो मशीन समझती है दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मतलब सिमिलर टू हाई लेवल लैंग्वेज है कि थोड़ा सा इजीली होती है ना, लिखने में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, ज्यादा समझना नहीं होता, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लाइक जावा, ठीक है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड, क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, इंटरैक्टिव क्योंकि आप रन टाइम में भी इसमें इंटरेक्शन कर सकते हो, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये तो आपको ऊप पढ़ के ही पता चलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे रिलाई करते हैं हम लोग ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। सो यहाँ पे ऊप्स का भी कॉन्सेप्ट है, और इसको एज अ प्रोग्राम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन इज अ इजियर लैंग्वेज देन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी ऑल नो कि ये क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप सबको पता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि पाइथन क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नॉलेज लेते हैं दैट व्हाट इज हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड, या इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन कैसे होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर, अब क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट अदर प्रोग्राम्स। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, या समझिए इंटरप्रेटर एक ऐसा टूल होता है। देखो कोई भी चीज, कोई भी टूल बना है ना, जो कोई कोड ले रहा है या आईडी है, उसके पीछे भी कोडिंग की गई होगी, तो वो भी एक प्रोग्राम ही है, ठीक। तो पाइथन इज अ काइंड सॉरी फॉर दैट, इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स अदर प्रोग्राम। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दूसरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है अपने अंदर, है ना। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम, मतलब इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दूसरे प्रोग्राम को अपने अंदर एग्जीक्यूट करवाता है ना। तो उसके बाद क्या है, कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन अंडर स्टेबल लैंग्वेज। ये अब क्या करता है, मशीन अंडर स्टेबल लैंग्वेज, कि जो भी सोर्स कोड है ना, ये सोर्स कोड क्या होता है, जैसे जनरल इंग्लिश में हो गया, जैसे ऊपर लिखा था ना मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्या था, वो जनरल लैंग्वेज थी, वो सोर्स कोड था, ठीक है। अब मशीन उसको नहीं समझेगी, मशीन नहीं समझेगी कि आपकी क्या, मशीन को सिर्फ दो चीजें समझ में आती है, मशीन को समझ में आती 1 एंड 0। अब ऊपर लिखे हुए
हेलो वर्ड को, ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ड, इसको 1 एंड 0 के फॉर्मेट में कौन चेंज करेगा? आप लिखोगे 1 एंड 0 के फॉर्मेट में, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए आप टेंशन ना लो, आप सोर्स कोड लिखोगे, आप उस फॉर्म में लिखोगे, इंटरप्रेटर बीच में बैठा है ना, इंटरप्रेटर आपका कोड लेके उसको मशीन कोड में 0 एंड 1 के फॉर्म में चेंज कर देगा। ओके, डोंट वरी, इंटरप्रेटर आपके साथ है ना। देन उसके बाद आफ्टर दैट अ डॉट पाई फाइल डॉट पाई डॉट पी वाई। अब पी वाई क्या है यहाँ पे, डॉट पी वाई या पाई डॉट पी वाई है यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ फाइल, जैसे कि डॉट ई एक्स ई होती ना एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉट टी एक्स टी होती है टेक्स्ट फाइल, ठीक है। ऐसे ही डॉट पी वाई क्या है, पाइथन फाइल, ठीक है। जैसे कोई भी फाइल है ना, जैसे रमेश डॉट पी वाई, तो रमेश के नाम से फाइल का नेम रमेश है और पी वाई मतलब ये पाइथन फाइल है, ठीक है। इसके अंदर पाइथन का सोर्स कोड है, ये आप समझ सकते हो, ठीक। After that, a py file is generated and that is main file of our program by which we can run our program. तो अब क्या होता है ना, इस पूरे प्रोसेस के बाद जब सोर्स कोड से मशीन कोड बन जाता है तो एक डॉट पी वाई फाइल जनरेट हो जाती है आपस में, मतलब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक पी वाई फाइल जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो उस पी वाई फाइल से हम लोग उस कोड को रन कर सकते हैं और कंप्यूटर भी उस कोड को उसी पी वाई फाइल की हेल्प से रन करता है, ठीक है। नाउ जो आप अपने पास ना एक और नेक्स्ट चीज है, दैट इज टूल्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड बग्स, टूल्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड बग्स इन पाइथन। कुछ टूल्स जिनकी हेल्प से हम लोग पाइथन में बग फाइंड करते हैं, ठीक। तो अब क्या है, एक पहला टूल तो है पाई चेकर, दूसरा टूल है पाईलिंट, ठीक है। तो पाई चेकर और पाईलिंट क्या होते हैं, पाई चेकर में इट इज एन ओपन सोर्स टूल फॉर स्टैटिक एनालिसिस दैट डिटेक्ट्स द बग्स फ्रॉम सोर्स कोड एंड वार्न्स अबाउट द स्टाइल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बग। ये जो पाई चेकर है ना, इट इज एन ओपन सोर्स, मतलब ये ओपन फ्री टू यूज है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ऐसा टूल है जो क्या करता है, स्टैटिक एनालिसिस करता है कोड की और डिटेक्ट करता है उसमें कौन कौन से बग है, और कोई भी बग है ना या बग की कोई कॉम्प्लेक्स बग है तो उसको डिटेक्ट करके बता देता है आपको, या प्रोग्रामर को वार्न कर देता है कि हाँ भाई ये एरर है इसमें, है ना। तो ये पाइथन के अंदर कुछ टूल्स आते हैं ऑलरेडी, पाई चेकर, ठीक। पाइथन का जब आप इंस्टॉल करोगे ना पाइथन को, तो पूरी फाइल के साथ में ये चीजें भी इंस्टॉल हो जाती हैं, पाई चेकर और पाईलिंट। तो पाईलिंट भी ऐसे ही वर्क करता है। अब पाईलिंट भी सिमिलर टू पाई चेकर वर्क करता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज जो है ना मैं ध्यान देने वाली, वो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, उसमें उसमें है स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक एनालिसिस से क्या मतलब है, स्टैटिक एनालिसिस से मतलब है ना सर कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर मतलब खड़ा हुआ या एक जगह पे टिका हुआ, है ना। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब यही है कि जो एक जगह पे टिका हुआ है, जब कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जब कोड स्थिर है ना, जब कोड मूवेबल या एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं है, रनिंग स्टेट में नहीं है, तब जो चीजें हो रही ना, दैट इज स्टैटिक, ठीक। जैसे एक नदी क्या होती है, नदी हमेशा चलती रहती है ना, तो वो स्टैटिक नहीं है। अगर आप रात में सोते हो तो आप स्टैटिक होकर सोते हो अपने बिस्तर पे, राइट। तो जब कोड क्या है, जब ये पाइथन का इंटरप्रेटर क्या है, वो स्टैटिक एनालिसिस करता है कि कोड की रन टाइम से पहले जब वो इंटरप्रेट हो रहा है तब वो स्टैटिक एनालिसिस कर लेता है, ठीक है। नाउ अब क्या है, नेक्स्ट चीज हम लोग के पास है पाइथन डेकोरेटर्स, ठीक है। डेकोरेटर क्या होता है, अब डेकोरेटर आप समझो कि एक कुछ शादी होती है ना, उसमें डेकोरेटर बुलाए जाते हैं, किस लिए बुलाए जाते हैं, आई होप आपको पता होगा किस लिए बुलाए जाते हैं। डेकोरेटर्स को बुलाया जाता है शादी में डेकोरेशन करने के लिए, वेरी इजी। सिमिलर वे में जब पाइथन के कोड को हम लोग को डेकोरेट करना होता है ना, तो हम लोग पाइथन डेकोरेटर्स का यूज करते हैं। समझे आप, नहीं समझे, ठीक है मैं समझा रहा हूँ। क्या है ना कि कोई एक कोड है, जैसे आप समझो मैंने ये लाइन, ये मैंने 1 2 3 ऐसे करके बढ़िया से गैप दिया हुआ है, ठीक है। इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। अगर मैं इन सबको ऐसे ही लिख दूं तो सब कुछ मिक्स करके लिख दूं तो आपको कभी समझ आएगा? ये जो लाइन मैंने 3 अलग अलग लाइन लिखी हुई है कोड की, एक एक्चुअली कोड है, अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिख दूं तो आपको कभी समझ आएगा? नहीं आएगा, आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स। सोचो आप इतनी सारी चीजें अगर बिना स्पेस के लिखी जाए तो आपको लगेगा अरे ये कैसी मीनिंग है यार, ये मीनिंग कब इन्वेंट हो गई, इतनी बड़ी मीनिंग कौन याद करेगा, उसको आप प्रोनाउंस ही नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट को डेकोरेट कर रहे हो, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सिमिलर वे में क्या होता है कि पाइथन का जो कोड है उसको भी डेकोरेट हम लोग करते हैं ताकि थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। इट अलाउस प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास। तो अब क्या होता है इसमें, पाइथन डेकोरेटर्स में क्या होता है कि ये
पाइथन डेकोरेटर्स अलाउ करते हैं प्रोग्रामर्स को कि वो एक कोई फंक्शन या क्लास है उसका बिहेवियर को चेंज कर दे, कि उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दें, उसको थोड़ी सी और एडिशनल चीजें उसको दे दें, है ना। तो अब क्या होता है, इट अलाउज टू रैप us to wrap another function in order to extend the behavior of wrapped function। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन था, उसको उसके ऊपर आपने कोई भी डेकोरेटर फंक्शन लगा दिया, ये जैसे ये एक फंक्शन था हेलो डेकोरेटर, ठीक है। पाइथन में बेसिकली फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। आप जस्ट ये समझो ये फंक्शन था। अब इस फंक्शन क्या होता है, अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो आप थोड़ा सा वेट करो, आगे आने वाली यूनिट्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कोई फंक्शन था तो इस फंक्शन की कोई कोई काम करना होगा, इसका कोई टास्क होगा, ठीक है। तो उस टास्क को एक्सटेंड कर दें या उस टास्क को रैप कर देते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस डेकोरेटर। तो अब क्या है ना कि इसकी वर्किंग को हम लोग और बढ़ा सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। जीएफडी डेकोरेटर इज कॉल। अब ये बेसिकली जो मैंने अभी समझाया ना कि ये जो है ना, ये आपका है रैप, वो है आपका डेकोरेटर फंक्शन या पाइथन डेकोरेटर, और ये है आपका रैप फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन रैप हो गया है, जैसे आप एक बिस्किट था ना, बिस्किट को खुले में रखा हुआ है और एक पैकेट के अंदर रखा हो तो पैकेट के अंदर वाला ज्यादा चलेगा क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी एक्सटेंड हो गई। सिमिलर वे में क्या है कि, सॉरी ड्यूरेबिलिटी नहीं यूज करनी चाहिए, आप इंग्लिश में मत जाओ ना, उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो गई रैप करने से, ठीक है। तो वैसे ही ना इस फंक्शन में कुछ और फीचर्स आ गए या कुछ और आप बोल सकते हो एक्सटेंशंस हो गए इसकी वर्किंग में विद द हेल्प ऑफ दिस डेकोरेटर, ठीक। कि इस डेकोरेटर को यूज किया तो ये कुछ और अच्छे अच्छे काम करने लगा। तो इसलिए पाइथन के डेकोरेटर्स यूज होते हैं ताकि एक फंक्शन से हम कुछ और अच्छे अच्छे काम करा सकें, उसकी वर्किंग को एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कमेंट्स इन पाइथन। अब कमेंट्स क्या होते हैं, सब लोग पास करते हो ना अपनी लाइफ में, है ना, है ना, है ना। नहीं करने चाहिए, गलत बात होती है, कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। तो कमेंट्स जैसे आप रियल लाइफ में पास करते हो, सिमिलर हम लोग पाइथन में भी कमेंट पास करते हैं। किस लिए, बताने के लिए, ये बताने के लिए कि ये जो कोड मैंने लिखा है ये कोड क्या बता रहा है, किस लिए लिखा है, ताकि अब आप समझो ना आपने 2000 लाइन का कोड लिखा है, 2000 लाइन के कोड में आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस कोड में क्या चीज की है, कहाँ मैंने जोड़ किया है, कहाँ मैंने घटा किया है, कहाँ मैंने भाग दिया है, कैसे पता चलेगा। उसके लिए आप यूज करोगे कमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, कमेंट इज द पीस ऑफ कोड दैट प्रोग्रामर वांट टू ऐड इन कोड बट डोंट वांट टू एग्जीक्यूट इट। दैट मीन्स, मतलब क्या है, अब पाइथन जो भी कमेंट होता है ना, वो कमेंट जैसे कोई आपने एक लाइन यही लिखी कोड की, ठीक है। इस कोड के साथ में एक छोटा सा आपने कमेंट भी डाल दिया जिसमें डिटेल है कि ये जो लाइन लिखी है उसके बारे में क्या क्या है। तो आप क्या चाहते हैं, आप प्रोग्रामर क्या चाहता है कि सिर्फ ये एग्जीक्यूट हो, ये इन्फॉर्मेशन से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन्फॉर्मेशन एरर भी प्रोड्यूस कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे एक कमेंट लगा देते हैं जिससे कंपाइलर को पता चल जाता, इंटरप्रेटर को पता चल जाता है, कंपाइलर को पता चल जाता है। बेसिकली पाइथन के टर्म से बात करें तो इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि हाँ ये कमेंट है, मुझे इसको रीड नहीं करना, मुझे सिर्फ लाइन जो भी कोड है उसको रीड करना है। तो उससे क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है और नेक्स्ट टाइम जब हम कभी रिफर करते हैं ना या आप अपना कोड किसी और को देते हैं तो वो इजिली समझ जाता है कि हाँ ये लाइन किस बारे में। वो जो जो कमेंट के बाद लाइन लिखी होती है, कमेंट लगा के जो लाइन लिखी होती है ना, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ये समझ लो आप। कमेंट कैन बी रिफर्ड एज एन एक्स्ट्रा टेक्स्ट दैट शोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट कोड। जो मैंने अभी बताया आपको, कमेंट एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट की तरह रेफर किए जा सकते हैं जो क्या करते हैं, कोड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इन पाइथन वी रिप्रेजेंट कमेंट विद हैश। अब क्या इस लाइन को आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ अभी। पाइथन में हम लोग कमेंट को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट सपोज जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट में से 3 ये वो बन गया थी ना, 3 एरोज, ठीक है। वैसे तो ये कोई ऑपरेटर भी होता है, मैं आपको वो भी नहीं बताऊंगा, आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जैसे समझिए एक लाइन लिखी हुई थी 8+9, तो आपने ये लिखी, ये क्या है, ये आपको एग्जीक्यूट कराना है। आप चाहते हो कि 8+9 का आउटपुट आए, बट आप चाहते हो कि मैं ये भी बता दूं कि यहाँ एडिशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हैश लगाओगे, एडिशन लिख दोगे। तो आपका इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ ये देखेगा और आपको आउटपुट दे देगा, कह देगा लो भाई 17, लो अपने घर जाओ, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी होती है पहचान, आपकी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो वैसे ही अब आप अगर
आइडेंटिटी के पहले ना हम लोग क्या करते हैं, एक बार वेरिएबल जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वरना आप आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सपोज कीजिएगा अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की तो आपको नहीं पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक, कि आप कभी अपने किचन जाना, ठीक है, तो किचन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज के अलग अलग बॉक्स रखे होंगे। ठीक है, तो एक बॉक्स में होगी चीनी, एक बॉक्स में होगा नमक, एक बॉक्स में होगी चाय की पत्ती। ठीक है, अब क्या होती है कि अगर आप सोचो कि यहाँ पे चीनी की जो बक्सा है, उसके कई अमीर घरों में क्या होता है ना, वहाँ पे लिखा भी होता है कि इसमें चीनी है, इसमें सॉल्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, टी है। ठीक, तो वैसे क्या कर रहे हो आप, ये जो बक्से, ये तो डब्बे हैं, ये कंटेनर है, ये वेरिएबल है क्योंकि ये कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो वेरिएबल बेसिकली वो होता है जो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये कंटेनर वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को आपने कोई नाम दे दिया, तो वो नाम क्या है, उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर है, उस वेरिएबल की आइडेंटिटी है। ठीक, होप आपको समझ आया होगा। हम लोग इसकी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अ पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू अ वेरिएबल, जो मैंने बताया कि पाइथन का आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो वेरिएबल को दिया जाता है। अब ये नाम वेरिएबल को भी दिया जा सकता है, फंक्शन को भी दिया जा सकता है, क्लास को भी दिया जा सकता है, मॉड्यूल को भी, और दूसरे कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी पाइथन के कंपोनेंट को कोई भी अगर आप नाम दे रहे हो, सो दैट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द आइडेंटिटी ऑफ द सेम, कि अब क्या ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को, उसको एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा आपको, तो वो उसका नाम ही होता है। आपको बुलाने के लिए आपका नाम चाहिए होता है ना, आपको कोई फ्रेंड आपको कॉल करता है तो कैसे करता है, नाम से ही तो बुलाता है। ठीक, तो वैसे ही आपको अगर कोई वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको उसका नाम चाहिए होगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, देयर आर सर्टन रूल्स while naming a variable that rules are following। ठीक है, तो अब क्या ना, एक वेरिएबल को नाम देने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, ऐसे नहीं कोई भी नाम दे दिया, पंटोले, ठीक, कोई भी नाम दे दिया तो वो नाम आप नहीं दे सकते हो ऐसे ही। कुछ रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं, जैसे हम लोग का सबका होता है ना, हिंदू में, मुस्लिम में, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। वैसे मैं इस टॉपिक में बात नहीं करूंगा, बट कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं हर एक के फैमिली में नाम देने के। तो वैसे ही पाइथन में ना कुछ रूल्स होते हैं कि आपको अगर किसी वेरिएबल को नाम देना है तो उसके लिए ये बेसिक आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, आइडेंटिफायर ऑलवेज बिगिन विद एन अल्फाबेट, कि आइडेंटिफायर हमेशा अल्फाबेट से बिगिन होगा, और अंडरस्कोर, या तो अल्फाबेट से या तो अंडरस्कोर से। समझे आप? अल्फाबेट या अंडरस्कोर, अल्फाबेट मतलब ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, इधर वो अपर केस कैरेक्टर में हो और वो लोअर केस कैरेक्टर में हो, दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, दैट डजंट मेक इम्पैक्ट। ठीक है, कोई भी वेरिएबल के एग्जीक्यूशन में, या वेरिएबल बेसिकली डिफाइन हो जाएगा अगर आप कोई भी अपर केस या लोअर केस कुछ भी यूज करते हो, बट आप अल्फाबेट यूज करोगे। ठीक, या अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या होता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, माई और नेम के बीच में ये लगा हुआ है ना, एक जो बॉटम लाइन लगी हुई है जो आप लोग इंस्टाग्राम में यूज करते हो, दैट इज अंडरस्कोर। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, आफ्टर दैट वी कैन यूज अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल, नंबर, ईटीसी। एक बार आपने पहला वाला जो है वर्ड या लेटर लगा दिया, पहला आपने वर्ड वर्ड नहीं बोलूंगा मैं, लेटर बोलूंगा, अगर पहला लेटर आपके पास अल्फाबेट है या अंडरस्कोर है तो उसके बाद आप कुछ भी लगाओ, पाइथन को मतलब नहीं है। आपने अल्फाबेट लगाया, आपने स्पेशल सिंबल लगाया, या आपने नंबर लगाया, पाइथन डजंट केयर अबाउट इट। ओके, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन ना एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव जैसे कि लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस होगा। दस हेलो एंड हेलो, अब ये जो हेलो है और ये हेलो है, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब ये वेरिएबल का नाम और ये वेरिएबल का नाम दोनों अलग है। मतलब आप एक वेरिएबल को मतलब एक वेरिएबल इस नाम से भी डिफाइन कर सकते हो, एक इससे भी। ठीक, बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। अ क्लास नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब पाइथन में क्या है, अगर कोई क्लास का आप नाम डिफाइन कर रहे हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद इन रूल्स के बेसिस पे ना हम लोगों ने एक छोटी सी टेबल ली हुई है, उस टेबल से हम लोग जान लेते हैं क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। अब ये वैलिड क्यों है, क्योंकि देखिए ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, पहला रूल फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद कुछ भी हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, केस सेंसिटिव तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था, तो ये क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, अब अगर इसमें आप माई स्पेस नेम दे देते हो तो स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक, फिर माई अंडरस्कोर नेम ये अलाउड है। उसके बाद आप थ्री, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या थ्री क्या है, कुछ नहीं, ये तो भाई अपने अपने न्यूमेरिक डिजिट दे दिया ना,
तो आप उससे तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, आप तो अल्फाबेट से करोगे, तो ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद योर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। योर हैश नेम ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर अंडरस्कोर एंड न्यूमेरिक और अलाउड। ठीक है, तो आप इनके बीच में क्या कर सकते हो, बेसिकली दैट इज ऑल्सो, आई थिंक दैट इज क्लास नेम, ये क्लास नेम के लिए था। ठीक है, कि आप क्लास का नाम देने में आप बीच में ऐसे अंडर वो नहीं यूज कर सकते हो आप हैश, क्योंकि अब हैश किस लिए, कमेंट के लिए यूज होता है, समझे आप, कमेंट के लिए। तो कमेंट हो जाएगा ये पार्ट, पाइथन सोचेगा ये पार्ट तो कमेंट हो गया ना, तो इससे कोई मतलब ये अच्छा नहीं होगा आपका, कि अब आप वेरिएबल आपका क्या डिफाइन हुआ, योर डिफाइन हुआ, और सिंटेक्स एरर आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या, बेसिक आप यही 3 रूल फॉलो करोगे कि आपका अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा, फिर उसके बाद आप अल्फाबेट यूज करोगे, कुछ इस तरह से आप अपने वेरिएबल डिफाइन कर रहे होगे। ठीक, देन उसके बाद एक रूल होता है, पाइथन एज अ लिस्ट ऑफ रिजर्व कीवर्ड्स नोन एज की, पाइथन एज अ लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स नोन एज कीवर्ड्स। पाइथन के पास एक लिस्ट है जिसमें उसके कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, कि हाँ आप ये वाले वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो, आप ये वाले वर्ड्स को अपने वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हो। एवरी कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक पर्पस एंड यूज, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग, कि अब हर एक कीवर्ड का एक कोई पर्पस है, कोई यूज है, जिस है ना पाइथन में। तो उनमें से ना कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे डिफाइन है, जैसे एंड, कि आप कोई वेरिएबल का नाम एंड नहीं दे सकते हो, एज नहीं दे सकते हो, असर्ट, ब्रेक, क्लास, इनमें से कोई भी नाम आप अगर अपने वेरिएबल को दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, सिंटैक्टिक एरर आ ही जाएगी। ओके, क्योंकि इनके अलग अलग कहीं ना कहीं यूज है, आप इनके बारे में काफी चीजें पढ़ने वाले हो, इफ, एल्स, एल इफ, ट्राई, वाइल, है ना, ये सब चीजें आप पढ़ोगे अभी आगे, तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो अलग चीज है, तो मैं इसको क्यों ही यूज कर पाऊंगा, है ना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, की वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली होता है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, अ वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू दैट में चेंज, वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होल्ड करता है तो कभी चेंज हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, कभी चीनी भर सकती है, कभी चीनी खाली हो सकती है, यूज के हिसाब से ना। तो वो जो कंटेनर था वो वेरिएबल था। ठीक, मैं एक बार कंटेनर बना देता हूँ आपके लिए अच्छे, आपके याद रखने के लिए। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें मस्त ये देखो चीनी भरी हुई है, ये चीनी है, ये चीनी है, चीनी चीनी। ठीक है, तो ये चीनी जो है ये कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर का नाम रख दिया एस, एस फॉर शुगर। ठीक है, तो ये एस क्या है, इसका आइडेंटिफायर है, ये कंटेनर क्या है, वेरिएबल है, दिस कंटेनर इज वेरिएबल। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द वेरिएबल नेम इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम लिखने का जो प्रोसेस है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। ये नहीं बोलते हैं वेरिएबल का नाम लिख दिया, नहीं, कुछ थोड़ा टेक्निकल बनो ना सर, उसको बोलते हैं डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कितना टेक्निकल लग रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। किसी को बताओगे ना आपके अनजान दोस्त को, तो भाई वो कहेगा ये तो दिन रात पढ़ रहा है, इसको तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, शिट। उसके बाद क्या है, एक ना, अब क्या वेरिएबल को डिक्लेयर करने में पाइथन आपको बहुत प्रिविलेज देता है, पाइथन क्या करता है, बहुत आसान कर देता है चीजों को। दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है, आपको जैसे सी, छोटा सा सी का एग्जांपल है, कि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, इंट ए, फ्लोट ए, ठीक है, इंट बी, कुछ भी आप, ये तो ए बी तो यहाँ पे नाम है, इंट डेटा टाइप है, आपको आपको डेटा टाइप आगे लिखना पड़ेगा, कि किस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है, कि इसके अंदर चीनी स्टोर हो रही है कि नमक स्टोर हो रहा है, वो आपको पहले बताना पड़ेगा। जैसे पाइथन में क्या लिखोगे आप इसको, पाइथन में लिखोगे एस, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, शुगर एस, क्योंकि इसके अंदर शुगर स्टोर हो रही है। ठीक, पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको अगर ए इनिशियलाइज करना है तो आप बस ए लिख दोगे। तो पाइथन कितनी ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ पढ़ना ही नहीं देती आपको। अब इनिशियलाइजेशन के लिए एक और छोटा सा मतलब, इनिशियलाइजेशन को थोड़ा और इलेबोरेट किया, आप उससे समझ सकते हो। जैसे द जनरल फॉर्मेट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज, कि जैसे आपने ए तो इनिशियलाइज कर दिया, बस उसमें कोई तो वैल्यू डालोगे। तो इनिशियलाइजेशन कुछ इस वे में होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, कि वेरिएबल और के बाद हम लोग एक्सप्रेशन डालते हैं, एक्सप्रेशन कुछ वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, एक्सप्रेशन कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, समझे आप, आई होप आप समझोगे। जैसे आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 22। ठीक है, आगे मैंने एग्जांपल में ऑल्दो डिस्कस किया हुआ, आप वो देख लीजिएगा। द इक्वल साइन इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो ये इक्वल का साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन है ना वो वेरिएबल में स्टोर कर ली जाती है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन आप आगे लिखते हो, जैसे a इज इक्वल टू 2+3, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है। 2+3 क्या थी, एक्सप्रेशन थी। नाउ अब क्या एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, ईयर इज इक्वल टू 2016। ईयर क्या है, ये ईयर है एक वेरिएबल का नाम, ठीक है, जिस वेरिएबल में हम लोगों ने वैल्यू डाली है 2016। तो अब ये क्या है, 2016 वैल्यू है, तो ये बेसिकली इसको बोल सकते हो आप डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सिमिलर वे में ये नेम क्या है, नेम के अंदर हम लोगों ने अल्बर्ट डाल दिया है, नाम डाल दिया। अब सोचो, समझो, आप जब कोई नंबर डालोगे तो आप ऐसे डालोगे, जब कोई स्ट्रिंग या कोई भी आप इंग्लिश की चीज डालोगे ना तो आप ऐसे करके डालोगे, ठीक है, इस ब्रेसेस के अंदर, सिंगल ब्रेसेस के अंदर लगा के, ठीक, सिंगल कॉमा के अंदर आप बोल सकते हो, ठीक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं डेटा टाइप्स की तरफ, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी मेनी टाइप्स। मेमोरी में स्टोर हुआ डेटा कई टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक कंटेनर है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा, डिफरेंट टाइप की चीजें डाल सकते हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नेम इज स्टोर्ड एज एन अल्फाबेटिक वैल्यू एंड दिस एड्रेस इज स्टोर्ड एज अ अल्फान्यूमेरिक वैल्यू। कि अब एक पर्सन है, उसका जो नाम है उसको आप अल्फाबेट बोल सकते हो। जैसे मेरा नाम ऋषभ हो सकता क्या है, तो वो क्या है, अल्फाबेट से मेड है, ठीक है। लेकिन मेरा एड्रेस न्यूमेरिक कैरेक्टर से मिलके बना उसको, जैसे हाउस नंबर 223, हाउस नंबर क्या है, अल्फाबेटिक, 223 क्या है, न्यूमेरिक, तो वो अल्फा न्यूमेरिक हो गया। अब किसी का नाम थोड़ी होता है कि री 238, ये तो फेसबुक आईडी होती है, ठीक है। आपको यही समझना है कि डेटा टाइप क्या होता है। द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी मेनी टाइप। मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है उसका टाइप क्या है, दैट इज डेटा टाइप, ठीक है। कौन सी टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। अब डेटा टाइप यहाँ बेसिकली 6 टाइप के हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बूलियन। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। तो न्यूमेरिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू, जैसे ये एक की वैल्यू हम लोगों ने क्या डाली, 2, तो ये क्या न्यूमेरिक है। जब भी कोई नंबर्स हम लोग डाल रहे हैं ना किसी वेरिएबल में, सो दैट इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या है, ये एक सैम्पल स्ट्रिंग क्या है, ये एक वेरिएबल का नाम है। स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, नेम में अल्बर्ट डाला था, सिमिलर वे में सैम्पल स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल नेम, उसके अंदर हम लोगों ने हेलो डाल दिया है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप्स। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे, जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो एक लिस्ट आती है ना, उस लिस्ट में आपका नाम होता है नहीं होता, आप चेक करते हो, ठीक। तो अ लिस्ट कैन कंटेन द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक लिस्ट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर सकती है या आइटम्स को कंटेन कर सकती है, ठीक है। अल्टरनेटिवली अ लिस्ट कैन आल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। अल्टरनेटिवली क्या होता है, एक लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स को भी कंटेन कर सकती है। जैसे समझिए एक मेल लिस्ट थी, एक फीमेल लिस्ट थी, तो मेल लिस्ट में सारे मेल कैंडिडेट्स को कंटेन की और फीमेल लिस्ट में सारे फीमेल कंटेन, बट क्या होता है ना, उन दोनों को मिला के भी तो कंटेन कर सकती है, ठीक है। अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड एंड इंडेक्स्ड सीक्वेंस। अब लिस्ट क्या होती है, एक ऑर्डर्ड और इंडेक्स्ड सीक्वेंस में होती है, इंडेक्सेबल सीक्वेंस में होती है। इंडेक्सेबल सीक्वेंस मतलब क्या है, कि वो लिस्ट में क्या होता है कि 1 2 3 4 पहली पोजीशन पे कौन, दूसरी पोजीशन पे कौन, तीसरी पोजीशन में कौन, ये आप फाइंड कर सकते हो या किसी को पोजीशन के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। यही लिस्ट का बेसिक मतलब होता है। टू डिक्लेयर अ लिस्ट इन पाइथन वी नीड टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। Operations such as concatenation, repetition, sublist are done in list using plus, asterisk and slicing operator, ठीक है। अब अगर आपको लिस्ट में कुछ ऐड करना है, कोई दूसरी लिस्ट ऐड करनी है तो आप प्लस यूज करोगे, रिपीट करना है तो आप एस्ट्रिक यूज करोगे, देन उसके बाद सब लिस्ट बनानी, मतलब उसमें से कोई लिस्ट निकालनी है, स्लाइस करनी, तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। ऑल्दो आप इसके बारे में भी मत समझिए, आप ये समझिए बेसिकली लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट क्या है, ये फर्स्ट क्या है, यहाँ वेरिएबल का नेम है। अब लिस्ट ऐसे डिफाइन होती है, आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 बिग ब्रैकेट दोगे, उसके बीच में आप यहाँ पे देखो मैंने 1 लिया है, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप का है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है। फिर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, फिर ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, फिर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ये क्या है, एक लिस्ट बन गई क्योंकि हमने कॉमा से वैल्यू सेपरेट कर दी। सेकेंड लिस्ट बनाई मैंने, देखिए 5 और 6 कॉमा से लगा के मैंने डाल दिया, ये स्ट्रिंग था, ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। उसके बाद अब फर्स्ट लिस्ट को अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी 1 2 3 4, ओके, दैट इज द आउटपुट। तो ये बेसिकली लिस्ट था।
उन लोग पढ़ते हैं टपल क्या होता है। तो टपल इज ऑल्सो यूज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। टपल भी इसलिए यूज होता है जैसे कि हम लोग सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकें। लाइक अ लिस्ट, टपल कंसिस्ट ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। लिस्ट की तरह ना टपल में भी आइटम्स को सेपरेट कॉमा से सेपरेट करके स्टोर किया जाता है, ठीक। टपल आर एनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस रादर देन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब जो टपल्स होते हैं ना, वो पैरेंथेसिस से एनक्लोज होते हैं। आप टपल को एज अ सेट कंसीडर कर सकते हो, ठीक। वो टपल्स पैरेंथेसिस, मतलब वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज किया था, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक। जस्ट इतना इतना सा ही है। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो लिस्ट होती है उसमें हम लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, टपल्स में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ एक टपल भी मैंने डिफाइन कर दिया है और उसका आउटपुट भी दे दिया है, ठीक। देन उसके बाद हम लोग डिक्शनरी एंड बूलियन डेटा टाइप की तरफ पढ़ते हैं। अभी हम लोग डेटा टाइप ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। उससे आगे हम लोग नहीं गए ज़्यादा। तो डिक्शनरी एंड डेटा टाइप में हम लोग पढ़ते हैं। तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी जैसे आपने कभी देखी होगी कि एक ना डिक्शनरी में एक मीनिंग दी पर्टिकुलर, फिर उसके आगे उसका मतलब एक कोई वर्ड दिया है, उसके आगे उसकी मीनिंग लिखी हुई है 3-4 लाइन में। ये डिक्शनरी होती है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये की है, मतलब जिससे आप फाइंड कर रहे हो, वर्ड से ही तो फाइंड करोगे उसकी मीनिंग, और ये वैल्यू है। तो जो की वैल्यू का पेयर होता है ना, यही डिक्शनरी फॉलो करती है। सो अब इसके बारे में हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो लिखा क्या है? अ डिक्शनरी इज एन लिखा गया है अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी जो होती है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है की और वैल्यू पेयर्स का। जैसे कि की एंड वैल्यू पेयर्स कैसे हो गए? जैसे ये दिस डिक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, कि करली ब्रेसेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ब्रांड ब्रांड ये क्या है? ये की है। उसके बाद ब्रांड के बाद उसकी वैल्यू क्या है? फोर्ड। बेसिकली हम लोग ये एक कार के लिए बना रहे हैं कि उस कार का ब्रांड क्या है? फोर्ड। उस कार का मॉडल क्या है? मस्टैंग। उस कार का ईयर क्या है, मतलब लॉन्च ईयर 1964। तो ये हम लोगों ने एक लिस्ट डिफाइन कर दी। अब हम लोग उस कार के बारे में मोर देन वन इंफॉर्मेशन एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं, है ना। कितना अच्छा हो गया आपके लिए, आपको अलग अलग वेरिएबल एक कार के लिए नहीं बनाने पड़ रहे। उसके बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हो, इजी पीजी। When we have the large amount of data, the dictionary data type is used। जब हम लोग के पास बहुत ज्यादा डेटा होता है ना, तब डिक्शनरी को यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद बूलियन। अब हम लोग बूलियन डेटा टाइप पढ़ते हैं। बूलियन डेटा टाइप बहुत इजी होता है। बूलियन से आप क्या समझते हो? बूलियन हाँ ना होता है। इन अ बूलियन वेरिएबल वी यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ यस एंड नो। कि अगर हम लोग को डेटा को यस और नो के फॉर्म में स्टोर कराना है तो हम लोग बूलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। अब यस इज लाइक ट्रू, नो इज लाइक फॉल्स। यस का मतलब ट्रू, नो का मतलब फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप अच्छे हो, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ये आप जानोगे, मैं नहीं जानूंगा, ठीक है। तो वैसे ही यस और नो के फॉर्म, मतलब ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में जो भी हम लोग को वेरिएबल वैल्यू डालनी होती है, वो बूलियन डेटा टाइप के ही हिसाब से होती है। बूलियन डेटा टाइप भी मैनेज करता है, ठीक है। अब ये ए क्या है? ये एक बूलियन वेरिएबल है, ओके। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ट्रू वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे से छोटी सी मिस्टेक हुई है कि आप ये जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा, वो सॉरी ब्रैकेट नहीं है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये नहीं लगेंगे, डायरेक्ट ट्रू लिखा हुआ ओके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप कन्वर्जन। की टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कन्वर्जन। कि अब आप क्या करते हो कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो टाइप कन्वर्जन कहलाता है, ठीक। अब टाइप कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है आंतरिक, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाहरी। तो इम्प्लिसिट, व्हाट व्हेन द डेटा टाइप conversion take place during compilation or during the runtime, then it called an implicit data type conversion। कि जब ना, मैं आपको जनरल बता दूं, जब इंटरप्रेटर खुद से कर लेता है ना टाइप कन्वर्जन, तो वो होता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। और जब आपको खुद, जब प्रोग्रामर को करना पड़ता है, कुछ कोड लिखना पड़ता है, वो होता है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5.5। अब a क्या है? 5 है, ये क्या है? इंटीजर है। b क्या है? 5.5 है। तो ये क्या है? ये एक फ्लोट है। सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक। अब क्या है? सम
बी कोई वेरिएबल है जिसमें और ए और बी की वैल्यू चली गई। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, सम के अंदर 5 आया, मतलब ए की वैल्यू 5 स्टोर हुई, 5.5 यहाँ पे आई, दोनों ऐड हुए, 10.5 सम के अंदर आया, फिर हमने सम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब अगर हम प्रिंट सम के टाइप को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो टाइप इज यूजली डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया, इंटीजर और फ्लोट को मिला के इसने फ्लोट बना दिया आपस में, क्योंकि दोनों फ्लोट नहीं थे, दोनों सेम डेटा टाइप नहीं थे। अब आपको इंटीजर फ्लोट अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये थोड़ा सा जनरल प्रोग्रामिंग होती है, जब आप सी और सी प्लस प्लस पढ़ते हो तो आपको इंटीजर फ्लोट पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं भी कि न्यूमेरिक के अंदर भी कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर फ्लोट होते हैं। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये एक फुल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, जब फुल नंबर और डेसिमल नंबर को मिलाते हैं तो डेसिमल नंबर मिला, तो कुछ ना कुछ अंदर कन्वर्जन हुआ है। पहले इसने 5 इसको 5 को 5.0 बनाया, देन दोनों को ऐड किया है। ओके, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जैसे आप बचपन में करते थे कि आप डायरेक्ट नहीं जोड़ते थे, आप इसके आगे डॉट लगा के जीरो लगाते थे, फिर दोनों को जोड़ते थे। वैसे ही इंटरप्रेटर भी करता है। ओके, देन उसके बाद क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बेसिकली जो प्रोग्रामर करता है ना टाइप कास्टिंग, वो होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, a इज इक्वल टू 100, बी क्या है, बी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 200 लिखा हुआ है। अब रिजल्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस बी कर रहे हैं। फिर उसके बाद बी के अंदर हम लोग इंट बी कर रहे हैं, मतलब बी वेरिएबल के अंदर हम लोग इस 200 जो स्ट्रिंग थी उसको इंटीजर बना दे रहे हैं। बी को हमने इंटीजर बना दिया, ठीक है, मतलब इसको 200 को हमने इंट बना दिया। अब क्या होगा, पहले रिजल्ट वन के अंदर क्या आया होगा, 100। जैसे आप समझो, यहाँ पे तो खैर मैंने आउटपुट नहीं शो किया, पहले वाले के अंदर आया होगा 100 प्लस 200, मतलब 100 200 आउटपुट होगा। ठीक है, रिजल्ट वन का। देन रिजल्ट टू का आउटपुट क्या होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि अब बी के अंदर 200 आ चुका है, ये स्ट्रिंग नहीं आई है, मतलब ये लाइन नहीं आई है, 200 वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो 200 और 100 ऐड हो जाएंगे। ठीक, एक्चुअली यहाँ पे कंकैटिनेशन हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा मैं, आप इतना समझ लीजिएगा, यहाँ पे प्रोग्रामर ने खुद से ये जो एक लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन, ये लाइन, इस लाइन में हो रहा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्रेशन की तरफ कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने अभी असाइनमेंट के टाइप में देखा था कि एक्सप्रेशन में हम लोग कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट इवेल्युएट टू अ वैल्यू। ये एक सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एंड में जाके एक वैल्यू बन जाता है। समझे, अब जैसे 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा, एंड में जाके 4 बन जाएगा। 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, 3 - 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ऐसे जो कुछ सिंबल्स के कॉम्बिनेशन जो बाद में जाके कोई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर, वैल्यूज। जो मैंने अभी बताया आपको कि एक्सप्रेशन वेरिएबल का, ऑपरेटर का, वैल्यूज ऑफ सब एक्सप्रेशंस और रिजल्ट कीवर्ड, इनका कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक, whenever a type and expression is command line, the interpreter evaluate it। ठीक है, whenever we type an expression in the command line, जब भी हम लोग कमांड लाइन में कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इंटरप्रेटर उसको इवेल्यूएट करता है और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली जैसे 2 + 2 लिखोगे 4, वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर 4 दे देगा आपको। आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड एज आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट टू अ न्यूमेरिक टाइप आर कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब जो भी एक्सप्रेशन है कोई न्यूमेरिक टाइप या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए बनाई गई है तो वो क्या होती है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, 4 + 3 मल्टीप्लीकेशन के। अब ये क्या है, यहाँ पे मल्टी काफी सारे सिंबल्स, जैसे एक ये प्लस का सिंबल है, एक आपके पास ये पैरेंथेसिस का सिंबल है। 3 तो चलो न्यूमेरिक हो गया, एस्ट्रिक का सिंबल है, फिर क्या आपके पास, चलो अल्फाबेटिक हो गया, फिर ये एक पैरेंथेसिस फिर है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। आप ऑल्दो इन सबको पढ़ लीजिएगा, हम लोग नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं कि असाइनमेंट मतलब कैसे वैल्यू स्टोर होती है जाके वेरिएबल में। ठीक, नाउ असाइनमेंट स्टेटमेंट आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू वेरिएबल, असाइन वैल्यूज, चेंज वैल्यूज। कि अब क्या होता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं कोई नया वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, या उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए, या उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए।
कि अब आपने अगर ए में एक बार 2 लिख दिया तो क्या उसमें 3 दोबारा नहीं डाल सकते? आप दोबारा ए के आगे जाके ए इज इक्वल टू 3 कर सकते हो। जैसे यहाँ ऊपर हुआ था टाइप कन्वर्जन में, यहाँ बी में पहले 200 था ना ये स्ट्रिंग, बट बाद में बी को हम लोगों ने चेंज कर दिया था। सिमिलर वे में आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक, एक वेरिएबल के आगे एक्सप्रेशन लिख दो, जैसे a इज इक्वल टू 2+3 लिख दो। 2+3 इज एन एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 टाइप के असाइनमेंट स्टेटमेंट होते हैं, ठीक। वैल्यू बेस्ड एक्सप्रेशन ऑन RHS, अब एक होता है वैल्यू बेस्ड एक्सप्रेशन, एक होता है करंट वेरिएबल एक्सप्रेशन, फिर होता है ऑपरेशन ऑन RHS एक्सप्रेशन, ठीक है। अब वैल्यू बेस्ड में क्या होता है, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, तो ये हो गया वैल्यू बेस्ड। जैसे टेस्ट1 बनाया उसके अंदर डायरेक्ट हेलो डाल दिया, ए बनाया उसके अंदर डायरेक्ट 23 डाल दिया। फिर करंट वेरिएबल में क्या है कि करंट वेरिएबल में मैंने मतलब जैसे कि एक कोई ऊपर वेरिएबल बना हुआ था जिसमें पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, ये क्या है, ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम से बना है, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट वैल्यू न डाल के इसके वेरिएबल का नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। समझो आप, जैसे कि आप समझो कि आपको इस वैल्यू को 2 जगह यूज करना है, ठीक, तो आप क्या करोगे, एक बार इसमें आपने लिख दिया, फिर हो सकता है आप यहाँ लिख दो, जो कि सही है, गलत नहीं है। बट आप समझो कि फ्यूचर में आपको चेंज करनी पड़ रही है अगर वैल्यू, तो आपको दोनों जगह जाके चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर आप ऐसे यूज करोगे कि इसके वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देते हो, तो आप सिर्फ यहाँ चेंज करोगे, इसमें भी चेंज हो जाएगी वैल्यू, ठीक। नाउ ऑपरेशन ऑन RHS, अब इसमें क्या है कि जो यहाँ वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये मतलब सिंपली इसको जस्टिफाई कर रहा है। test1 मतलब ये वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ पे कुछ रूल्स ऑपरेटर्स के लगेंगे, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें ये होती है ऑपरेशन ऑन RHS। तो हम लोगों ने 3 वे देख लिया कि असाइनमेंट कैसे होता है, ओके। देन हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेटर की तरफ कि ऑपरेटर क्या होता है। अब हर चीज का एक ऑपरेटर होता है, जैसे सिम ऑपरेटर होता है, ठीक है, और मोटर ऑपरेटर होता है। आप भी अपने घर के कोई ना कोई ऑपरेट करते हो कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है। तो जैसे आप अपने मोबाइल के ऑपरेटर हो, मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हो, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन दैट मे बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। अब ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जी सब हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2+2 आप बचपन से करते आ रहे हो, तो 2+2 जो प्लस है ना बीच में, दैट इज ऑपरेटर। एंड जो 2 और 2 है, ये 2+3 अगर मैं बोलूँ, तो पहला 2 और 3 ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, जो बीच में प्लस लगा हुआ है, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है। नाउ ऑपरेटर्स आर कंस्ट्रक्टेड यूज ऑपरेटर आर कंस्ट्रक्ट्स यूज्ड टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स। अब ये ऑपरेंड्स की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए ऑपरेटर यूज हो सकते हैं। ऑपरेटर्स दैट टेक्स वन ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनिटी ऑपरेटर। अब क्या ना, वो ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड से काम चला लेते हैं वो यूनिटी ऑपरेटर होते हैं। वो ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड का यूज करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, दैट आर बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे -2, तो माइनस क्या है यहाँ पे, यूनिटी ऑपरेटर है, बस 2+2, बट 2+2 वो बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि उसको 2 वैल्यू चाहिए ना ऐड करने के लिए। सिंगल वैल्यू किस में ऐड कर दोगे, हवा में, कुछ भी मतलब नहीं कर सकते हो ना। चलिए मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पिक हो सकता है, राइट। यूनिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी ऑपरेटर्स आर कैटेगरीज इनटू फॉलोइंग 7 टाइप्स। अब क्या ना, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे ऑपरेटर्स 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप कौन कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सारे ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। बट आप टेंशन मत लो, आप इन सबको धीरे धीरे करके जान जाओगे। जैसे जैसे आप कोडिंग की तरफ अपनी जर्नी बढ़ाते हो ना, तो आप इनके बारे में जान ही जाते हो, कोई टफ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर की तरफ बढ़ते ही है कि ऑपरेटर क्या हो रहा है। अब
एक एग्जाम मतलब हर सारे ऑपरेटर्स एक एक एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अब आप यहाँ देखो कि प्लस है। प्लस क्या है? ऐड करने के लिए। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एडिशन ऑपरेटर ऑफ एड टू ऑपरेंड्स की, जिससे क्या होता है दो ऑपरेंड्स ऐड होते हैं। 10 + 20 = 30। सिमिलर वे में सब्सट्रैक्शन क्या होता है? 10 - 20 = -10। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 10 × 20 = 200। डिवीजन में क्या है? 5 / 2 = 2.5। अब ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर लगाना, घात लगाना, आप समझ रहे होगे ना। जैसे आप लगाते हो 2 की पावर 2 = 4, तो ये जो घात लगा रहे हो ना, दैट इज एक्सपोनेंशियल। इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डबल एस्टिक लगा हुआ है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। नाउ ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस में क्या है? इससे शेषफल निकालते हैं कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल निकलेगा, दैट इज 1, ठीक। नाउ अब ये क्या है? फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन बेसिकली क्या करता है? फ्लो डिवीजन ऑपरेटर टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट। अब इससे क्या होता है कि इससे हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इससे हम लोग क्वोशिएंट निकालते हैं, मतलब भाग, भाज्य, भाज्य, समझे आप? भाज्य आप नहीं जानते होगे तो क्वोशिएंट, मैं भी क्वोशिएंट बता रहा हूँ, आपको क्वोशिएंट निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप भाग करते हो ना, 2 × 2, मतलब कोई भी 10/2 किया आपने, तो 5 आता है, जो 5 होता है क्वोशिएंट, ठीक। रिमाइंडर वहां पे 0 हो जाता है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ना हम लोग के पास हैं दो दूसरे ऑपरेटर हैं, दैट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों यूज होते हैं? टू चेक वेदर टू ऑपरेंड आर इक्वल। अब ये जो ऑपरेटर है ना, ये इसलिए यूज होता है चेक करने के लिए कि दो ऑपरेटर मतलब इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो इक्वल हैं तो ट्रू रिजल्ट आ जाता है, वरना फॉल्स हो जाता है। जैसे 10 20 इक्वल है, नहीं है ना, फॉल्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेटर है 10 नॉट इक्वल 20, ट्रू। 10 मतलब ये नॉट का साइन है, ठीक है, ये नॉट का साइन है। 10 और 20 नॉट इक्वल है ना, हाँ ये सही बात है भाई, नहीं नॉट इक्वल है ये तो, भाई इक्वल कहाँ है ये, है ना, तो ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। देन उसके बाद ये क्या है? ये है ग्रेटर देन, ये है स्मॉलर देन, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है स्मॉलर देन इक्वल टू। यहाँ पे सारे एग्जांपल लिखो, आप एक बार एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक। ऑल्दो इट इज इजी, आप समझ सकते हैं। देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में एक सिंगल असाइनमेंट है, जिससे हम लोगों ने सीखा b + c = a। उसके बाद यहाँ पे कुछ और थोड़े कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट यूज हुए, जिसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को असाइनमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे आप यहाँ देखोगे ना, a + = b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर आप a = a + b करना चाहते हो ना, a में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आप a + = b कर सकते हो। या आप a में कोई वैल्यू घटा के a में ही डालना चाहते हो, तो आप a - b कर सकते हो। आप a में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके डालना चाहते हो, तो a × b कर सकते हो, सिमिलर डिवाइड कर सकते हो, मॉड्यूलस कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल कर सकते हो, ठीक है। जैसे a = a एक्सपोनेंशियल b, तो अब क्या हो गया? आप इसको a एक्सपोनेंशियल = b कर सकते हो। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। जैसे मैं अगर आपको और बताऊं, आप करना चाहते हो x = x + 1, तो आप क्या करोगे? x + = 1। ओके, हम लोग जो अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, दैट आर बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, पढ़ लेते हैं ना हम लोग, दिस ऑपरेटर परफॉर्म, ये क्या है? बिटवाइज एंड है। दिस ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर कॉपीज बिट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर ऑल्दो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट आप इसको एक बार इस टेबल को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी आपको समझाने की तरफ जाऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। बट अगर आप चाहते हैं तो इसको रेफर कर लीजिएगा, वरना आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं यूज कंपैरिजन में या लॉजिक बिल्डिंग में, ठीक है। तो ये क्या लॉजिकल एंड है? लॉजिकल एंड में क्या होता है? ए एन डी, पाइथन में ए एन डी लिखते हैं उसको, ठीक। जैसे एक्स एंड वाई, अब एक्स एंड वाई ये बूलियन के टर्म्स में होता है। जैसे आपने वो गेट में नहीं जैसे लॉजिक गेट आपने पढ़े थे कि अब ए लॉजिक गेट ऐसे से नहीं बोल बनते लॉजिक गेट, ये तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में ही होता है। तो लॉजिक गेट में क्या होता था? जैसे ट्रू, एक ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू आएगा। एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी फॉल्स आएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी होता है कि एंड का क्या मतलब होता है
कि अगर एक भी फॉल्स है तो सब फॉल्स है, ठीक है। और का मतलब होता है अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो सब ट्रू है। आई होप आप समझ रहे होगे। यहाँ पे अगर x एंड y लिखा हुआ है तो x और y में अगर कुछ भी फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ और में क्या होगा कि x एंड y में अगर कुछ भी ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब नॉट लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट में क्या है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिवर्स द ऑपरेंड स्टेट। या फिर क्या है ना, नॉट एक्स मतलब ट्रू, और कोई भी बूलियन होता है बूलियन, तो बूलियन की स्टेट को चेंज करने के लिए, कोई बूलियन जैसा ट्रू है तो उसको फॉल्स करने के लिए आगे नॉट लगा दो, बस इजी। कुछ भी जैसे यू आर गुड, ओके थैंक यू, यू आर नॉट गुड, वेरी डिसअपॉइंटिंग, है ना, तो आपने नॉट यूज कर दिया है ना। कुछ नहीं, आप अच्छे हो, आप अच्छे नहीं हो, नहीं यूज किया ना आपने, क्यों, उससे क्या हुआ, वेरिएबल की स्टेट चेंज हो गई। ना हम लोग जो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग के पास, दैट आर आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज एंड नॉट इज हम लोगों के पास, ठीक है। आप इसको एक बार रेफर कर लीजिएगा, वरना ये ऐसा कोई पूछता नहीं है कहीं भी, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है आपकी पूरी कोडिंग जर्नी में, ठीक। सिमिलर वे में मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी हैं, आप इनको याद कर सकते हो, बट ऐसा इनका कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के पास, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ। When there are more than one operator in an expression, then which operator execute first is decided by operator precedence। अब आप समझो, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, जिस स्टेटमेंट में एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा, कौन बताएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताएगी, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज इंपॉर्टेंस और प्रियोरिटी ऑफ ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को हम लोग उस ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस और प्रियोरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक। इट इज लाइक यूजिंग बॉडमॉस रूल इन मैथ्स। ये बॉडमॉस रूल को यूज करने की तरह होता है, जैसे नहीं, बॉडमॉस रूल में क्या होता था कि हम लोग करते थे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ऐसे करके जो भी सारे एक्सप्रेशंस होते थे उनको हम लोग वो करते थे, एग्जीक्यूट करते थे कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा। कि अब जिसमें क्या है, प्लस और डिवाइड में पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, ये आपको डिटरमाइन करना होगा। आप कैसे करोगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस से करोगे, ठीक है। अब इसका क्या है कि अब अगर एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट इस तरफ से इस तरफ को, इधर से इधर को एवेल्यूएट करते हो तो आंसर क्या आएगा, 3। कैसे, 10 + 5 हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 3। बट अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट करते हो, मतलब इस वाली पोजीशन से इस वाली इस तरफ को, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो पहले क्या होगा, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 10 = 11। दोनों टाइम से आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, ठीक। तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा, जिससे कि हम लोग बेटर एक रिजल्ट निकाल पाए, है ना। उसके लिए क्या है ना, वी हैव अ टेबल फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास एक टेबल है कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस होती है ना, कि अगर कहीं पे नॉट ऑपरेटर ये लगे हुए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगे हुए हैं, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होंगे। देन उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज होंगे। अब आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ये ऐसा ज्यादा कुछ यूज होने वाले हैं नहीं। यहाँ से आप देखिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में बहुत कम यूज होते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करोगे तब यूज होते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है कि असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं, देन उसके बाद इक्वलिटी या कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद बिटवाइज, इस सारे बिटवाइज के टाइप्स हो गए, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, देन उसके बाद हम लोग के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड फ्लोट डिवीजन। तो अब ये एडिशन वाला जो है ऊपर है, ठीक है। तो अब एडिशन ऊपर है और ये क्या नीचे है, क्या डिवीजन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ये दोनों ऐड होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका आएगा 3, राइट। सिमिलर वे में एक्सपोनेंशियल का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे कम होता है, ओके। अब उसके बाद एक चीज आती है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ये यार सर एसोसिएटिविटी क्या है, अभी तो प्रेसिडेंस बताइए, बड़ा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, ऑपरेटर ऑपरेटर में घुसे ही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पुट करता हूँ आपके आगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि प्लस और अभी हम लोग का बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि एक से ज्यादा ऑपरेटर आ गए तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, है ना। ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। बट आप मुझे बताओ कि अगर प्लस और माइनस दोनों साथ में आ जाते, यहाँ पे क्या होता है 10 + 5 - 5, तब पहले कौन सा चलता,
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप, ठीक है। कौन सा चलता है पहले, चिल कीजिए। ये हम लोग डिफाइन करते हैं एसोसिएटिविटी से कि एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के अकर कर रहे हैं। देखो आप, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कम्स इनटू रोल व्हेन टू ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस अकर एट वन एक्सप्रेशन। जब एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के अकर कर रहे हैं ना, तो उनमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा या उनमें कैसा एग्जीक्यूशन होगा, वो डिफाइन करते हैं हम लोग ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी से, ठीक। टू डिटरमाइन द एग्जीक्यूशन क्यूज ऑफ ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंसी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड। जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी बेसिकली दो टाइप होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कि अगर दो ऑपरेटर आए ना, तो उनमें से दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हैं ना, तो उनमें से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगा एक्सप्रेशन का या राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक। दो टाइप के एसोसिएटिविटी होती है। अब मोस्ट कॉमनली हम लोग लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज करते हैं ऐसे केसेस में, ठीक। बट कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो राइट टू लेफ्ट भी यूज करते हैं, जैसे ये वाले, ये माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है, बिटवाइज एंड इक्वल टू, और ये एक्सपोनेंशियल इक्वल टू बोल सकते हो आप। तो ऐसे करके जो भी ऑपरेटर्स है ना, वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी यूज करते हैं। जैसे अब मैं समझाऊँ आपको, 3 मल्टीप्लीकेशन बाई 4 डिवाइड, हाँ, और ये क्या है, इस ऑपरेटर को आप क्या बोलते थे बताइएगा जल्दी से, नहीं बता, चलिए देख के आते हैं हम लोग। इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं फ्लो डिवीजन, ठीक है। फ्लो डिवीजन क्या करता है, कोशेंट निकालता है, कोशेंट निकालता है। कोशेंट इसमें क्या होगा, 4। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के, अब इनमें से पहले एग्जीक्यूशन किसका होगा। अब देख लो यहाँ पे, अगर आप समझो, इसको हटा दो, चलो इसको हटा दिया मैंने, डिवीजन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल एक डिवीजन लगाया। अब आप समझाओ मुझे, इनमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए हम लोग एसोसिएटिविटी देखते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगा इसका, लेफ्ट से पहले चलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा, 2। ओके। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट की क्या है प्रेसिडेंस, ये देख लेते हैं। ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ऐसा जिसमें दी तो नहीं हुई है, बट ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ओके, जैसे बॉड मास में होती है ना ब्रैकेट, तो जब ब्रैकेट लग गया सबसे पहले ये वैल्यू, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आंसर इसका, 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि इसका ये फ्लो डिवीजन कोशेंट 0 दे रहा है, यहाँ पे रिजल्ट इसलिए 0 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर 4 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 0 बार जाता है ना, जो भागफल आता है वो 0 आता है। भाज्य या भागफल आप क्वेश्चन बोल सकते हो, तो क्वेश्चन यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो बेसिकली यही थी एसोसिएटिविटी। देन उसके बाद हम लोग के पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बूलियन एक्सप्रेशन। की बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कंपैरिजन ऑपरेटर में, बट यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बूलियन एक्सप्रेशन में हैव ओनली 1 और 2 वैल्यूज। एक बूलियन एक्सप्रेशन में 1 या 2 वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मतलब 1 या 2 नहीं, 1 या 2, ठीक है, 2 ही वैल्यू हो सकती है, आप ये बोल सकते हो ट्रू और फॉल्स। एक बुलियन एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, या तो सही होगी या तो गलत होगी। जैसे 5 इक्वल इक्वल 5, 5 5 के बराबर है, सही बात है। 5 6 के बराबर है, नहीं है, तो वैल्यू क्या हुई, फॉल्स। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ट्रू। तो वो जो एक्सप्रेशन जो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट देती हैं, दैट आर बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। कि पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होता है। ओके, तो पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट होता है इन फॉर्म ऑफ memory management in Python is done with the help of a heap that contains all Python object and data structures। एक पाइथन में जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो एक हीप की हेल्प से होता है, ठीक है। एक हीप होती है जिसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट, सारा कोड पड़ा होता है, और वो वही हीप के अंदर ना डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। पाइथन मतलब आप जो भी कोड लिख रहे हो वो एक हीप में जाएगा। हीप क्या है, बेसिकली एक स्टोरेज टाइप है, ठीक है, मेमोरी के अंदर बन जाती है जाके, उसके अंदर जाके फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और ये हीप जो है ना, वो पाइथन मेमोरी मैनेजर
मैनेज करता है। ओके, सो हमारा जो लास्ट एकदम टॉपिक है ना, दैट इज पीईपी 8। अब पीईपी के 8 क्या होता है ना, पीईपी 8, पीईपी स्टैंड्स फॉर पाइथन इनहेंसमेंट प्रपोजल। कि पाइथन के इनहेंसमेंट के लिए एक प्रपोजल होता है। जैसे हर एक जैसे एक प्रपोजल होता है ना, प्रपोजल मीन्स कुछ भी आप काम करते हो तो जैसे कोई बजट होता है, बजट प्रपोज होता है सबसे पहले ना, तो वैसे कोई भी प्रपोजल होता है वो इसलिए यूज होता है, कोई भी काम करने के पहले आप कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सो दैट इज प्रपोजल। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ प्रपोजल को, इस पूरे फुल फॉर्म को, जिससे आपका थोड़ा हेल्प हो जाएगी। So a PEP is a design document provided information to Python community or describing a new feature for Python or its process of environment। ठीक है, तो अब क्या है ना, ये एक ऐसा डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जो पाइथन कम्युनिटी की तरफ से आता है। मतलब आप ये समझिए, पीईपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे पाइथन कम्युनिटी कुछ भी नई चीज पाइथन में ऐड कर रही है, कोई भी नया फीचर डाल रही है ना, तो वो पीईपी 8 डॉक्यूमेंट एक प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर उस फीचर के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं कि ये फीचर किस बारे में है, फीचर क्या है। ओके, तो बेसिकली पीईपी 8 इतना ही होता है। आप इतना ही पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए इनफ है। ये कोई बहुत ज्यादा 10 नंबर पे पूछे जाने वाले टॉपिक नहीं है, ये 2-2 नंबर पे पूछे जाने वाले टॉपिक है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, कि आप जो भी इसके कोड्स हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में या इस पूरे कोर्स में हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ पाइथन पढ़ने वाले हैं। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस थे पाइथन के, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप उन क्वेश्चंस को क्वांटम से एक बार रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस बेसिकली कोडिंग क्वेश्चंस थे, वो मैं यहाँ पे नहीं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि फिर उसके लिए मुझे आपको इनिशियल एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सिंटैक्टिकल नॉलेज भी देनी पड़ेगी, सिमेंटिकल नॉलेज भी देनी पड़ेगी, है ना, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो दैट्स इट फॉर दिस यूनिट। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, कि आप ना प्लीज हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड। और हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जिसमें हम लोग सारे अपडेट्स कर देते रहते हैं कि कब कौन सी प्लेलिस्ट आने वाली, या आपको कोई भी बात करनी है, हम लोगों से कनेक्ट करना हो, तो आप हम लोग को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, पीस आउट।